नमो नमः छात्राः, अहं डॉक्टर प्रदीप आचार्याः भवतः शिक्षक सखा च। अद्य वयम् एकां कथां पठिष्यामः। अस्यां कथायां स्वर्णकाकस्य वार्ता अस्ति। कथम अस्ति कथा। कथा को जानने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक पेन है और यह पेन मान लो सोने का पेन है, स्वर्ण का पेन है, स्वर्ण की लेखनी है। और यही स्वर्ण लेखनी आपकी किसी सहपाठी के पास भी है, क्लासमेट के पास भी है। अभी आप ये तो पहचानते नहीं है कि ये वास्तव में सोने की ही है या सोने का पॉलिश है या इस पर स्वर्ण कलर का पेंट कर दिया है, नहीं जानते हैं। पर आपको किसी ने कहा ये तो स्वर्ण लेखनी है, तो आप आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। अब आप क्या क्या सोचेंगे अपने उस दोस्त के बारे में। कुछ छात्र सोच सकते हैं कि काश ये लेखनी मेरे पास भी होती। कुछ छात्र सोच सकते हैं कि यह लेखनी मुझे भी चाहिए। कुछ छात्र सोच सकते हैं मैं घर जाकर मां को बताऊंगा कि ऐसी सोने का पेन मेरे दोस्त के पास था, मुझे भी चाहिए। और कुछ छात्र सोच सकते हैं कि सोने का पेन से क्या करना, वह लिखने का काम करता है, तो लिखने के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी पेन है। तो कुछ छात्र अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। पर आप जानते हैं उसी क्लास में एक लड़का है और वह कहता है नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, वैसा ही पेन चाहिए। तो उसकी माँ जाती है और दुकानदार से पूछती है कोई स्वर्ण वाला पेन है। तो वो दुकानदार बोलता है हाँ मैंने अभी आपके ही स्कूल के एक लड़के को दिया है कल, और वह आज स्कूल भी ले गया था, अच्छा पेन है। तो उस बच्चे को भी वह पेन दिला दिया जाता है, दोनों के पास स्वर्ण पेन हो जाता है। वाकई में वो स्वर्ण पेन नहीं था पर दिख रहा था स्वर्ण लेखनी के जैसे। तो आगे क्या होता है, अब कुछ दिनों बाद वहां पर परीक्षा होती है और परीक्षा में बाकी सभी बच्चों के पास जो सामान्य पेन थे वो तो अच्छे से लिख रहे थे, पर ये स्वर्ण पेन तो नकली था। इसमें चलने की क्वालिटी गुण अच्छा नहीं था, पर ये था कैसा, दिखने में अच्छा लग रहा था। परीक्षा के टाइम थोड़ा सा लिखा सभी छात्रों ने और थोड़ी देर बाद वो पेन बंद हो गया। तो आखिर में क्या हुआ, जो स्वर्ण पेन लाया था उसका भी नुकसान हुआ और जिसने लालच किया था उसका भी नुकसान हुआ। इसलिए छात्रों लालच नहीं करनी चाहिए और जिस समय आपके लिए, जिस कार्य के लिए जिस वस्तु का चाहिए है उसी पर ही फोकस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 500 या 1000 रुपए में भी काम चला सकते, नहीं मुझे तो 5000 वाली साइकिल चाहिए या हजारों वाले कपड़े चाहिए। अपने परिवार को, वातावरण को देखकर ही हमें चलना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है स्वर्णकार की। आइए चलते हैं इस कहानी में आखिर है क्या। तो इस कहानी को समझने से पहले, शुरू करने से पहले समझते हैं कौन से पाठ की कहानी है। और कहानी शुरू करने से पहले एक सूचना भी दे दूं, आपका जो इस शिक्षा चैनल पर या मेरे माध्यम से आप YouTube पर जाएंगे तो सर्च करेंगे शिक्षा चैनल, आपको मिल जाएगा SHIKSH शिक्षा। या नहीं मिले तो 8899952226 नंबर है, इस पर मैसेज भेजिएगा। तो जो क्लासेस इस चैनल पर हो रही हैं, इन क्लासेस के माध्यम से आपका फिर एक पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, यानी मोबाइल पर ही आपको पेपर की लिंक भेज दी जाएगी और आपको उसमें केवल टिक करना होगा। पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो सही उस पर टिक कर दिया। अब ऐसा पेपर होगा 2 महीने में एक बार, और इस पेपर में जो टॉप करेगा उसके लिए गूगल पे के माध्यम से इनाम दिया जाएगा, या फिर आपके घर कुछ इनाम भी भिजवाया जा सकता है, प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत आदि की कक्षाओं को यहाँ पर ज्वाइन करें। आपको अलग अलग टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। अब नाम है स्वर्ण काका, यानी स्वर्ण से चाचा। काका मतलब है चाचा नहीं है, काका मतलब है यहाँ पर कौआ, सोने का कौआ। ये कहानी है, दूसरा पाठ है। पर कहानी पढ़ने से पहले हम इसका परिचय तो जान लें। जैसे आपके माता पिता ने कहा होगा किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसको जान लें कि वो कैसा है, ऐसे इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस कहानी में है क्या। तो देखो सबसे पहले लिखा है प्रस्तुतो अयम। अब ये प्रस्तुतो अयम आपको दिख रहा है, पर उसको अलग अलग करो तो हो जाएगा प्रस्तुतः, जो ओ की मात्रा है उसका बन जाएगा विसर्ग, और जो अवग्रह दिख रहा है उसका बन जाएगा आ, तो हो जाएगा प्रस्तुतः धन अयम। प्रस्तुतः अयम मतलब प्रस्तुत यह है। क्या यह है, आपके सामने क्या प्रस्तुत किया गया है, यह पाठ। तो प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा
यानी श्री पद्म शास्त्री ये नाम है, पर उसमें ये तृतीय विभक्ति कर दी हमने, 3 भी लिख दिया है आपकी पुस्तक में। तृतीय विभक्ति का अर्थ जब निकलता है कि द्वारा, जब भी किसी शब्द में तृतीय विभक्ति हो तो उसके द्वारा या उससे, जैसे रथेन आगच्छामि, मैं रथ से आता हूं, ऐसे ही श्री पद्म शास्त्रिणा यानी श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचितम मतलब लिखा गया है, रचना की गई है। कस्य रचना? अयम पाठ, अस्य पाठ से रचना। आगे क्या होता है, इस पाठ की जो रचना श्री पद्म शास्त्री द्वारा की गई है ये कहां से लिया गया है, उन्होंने कब रचना की थी, ये समझते हैं। तो उन्होंने लिखा विश्व कथा शतकम, एक पुस्तक का नाम है विश्व कथा शतकम, यानी विश्व की कथाएं हैं उसमें। और कितनी कथाएं? बोले 100 कथाएं, इसलिए नाम पड़ गया विश्व कथा शतकम। इति कथा संग्रहात, अब संग्रहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, तो अर्थ निकलेगा से। जो तृतीय विभक्ति में से और द्वारा अर्थ निकलता है, वो अर्थ निकलता है कैसे? जब हम किसी का वस्तु का प्रयोग करें, जैसे चलने में हमने रथ का प्रयोग किया, लिखने में लेखनी का प्रयोग किया, ठीक है, देखने में हमने चश्मे का प्रयोग किया, परंतु जब हम किसी से अलग हों या कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए तो उसमें फिर पंचमी होती है। जैसे मैं घर से जाता हूं तो घर से अलग हो रहा हूं तो घर में पंचमी आएगी। ऐसे ही यहां पर कथा संग्रहात, एक कथा संग्रह है, उस कथा संग्रह का नाम क्या है? विश्व कथा शतकम। कथा संग्रह से मतलब है कथाओं का संग्रह। बहुत सारी कथाएं जब एक स्थान पर आ जाए तो वो कथा संग्रह होगी। तो कथा संग्रहात पंचमी हो गई। कथा संग्रह से ये कहानी ली गई है। कौन सी कहानी? स्वर्ण का कहा। एक कथा संग्रह में है क्या आखिर, थोड़ा सा ये भी समझते हैं। तो कहा गृहीतो अस्ति विविध राष्ट्रेषु, यानी बहुत सारे राष्ट्रेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। बहुत सारे राष्ट्रों में मतलब पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में व्याप्ता नाम शतम लोक कथा नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो उन देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग कहानी चलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अलग कहानी है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में अलग कहानी है, तो अमेरिका में अलग कहानी है, ब्रिटेन में अलग कहानी है, चाइना में अलग तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं और उन्हीं कहानियों का अनुवाद करके श्री पद्म शास्त्री जी ने एक पुस्तक में रख दिया है, जिसमें से एक कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो आज हम स्वर्ण काक की कहानी पढ़ेंगे कहां से ली गई है? तो कह रहे हैं वर्म यानी म्यांमार देश से, षष्ठी विभक्ति। यहां पर एक वचन है, यहां पर बहुवचन है, इसलिए अलग अलग है। और षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकलता है का की के। तो म्यांमार देश की यह कहानी श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, बहुत श्रेष्ठ लोक कथा है। जैसे आपने वो पेन वाली कहानी सुनी, अब आपका मन हो सकता है कि हमें केवल काम की वस्तु चाहिए, दिखावे की नहीं चाहिए। तो ऐसी ये भी कहानी श्रेष्ठ लोक कहानी है, लोक कथा है, अर्थात बर्मा देश में बहुत प्रचलित कहानी है। और इस कहानी में क्या है? अस्याम कथायाम लोभस्य, लोभस्य में षष्ठी विभक्ति। तो इस कहानी में लोभ के दुष्परिणाम यानी लालच का बुरा अंत, दुष्परिणाम मतलब बुरा फल, लालच का बुरा अंत, और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग का सुपरिणाम। क्यों? जैसे उस कहानी में जो पेन वाली कहानी थी, उस कहानी में कक्षा के बाकी दोस्तों ने जिद नहीं की ना कि हमें भी वही स्वर्ण पेन चाहिए। उन्होंने तो क्या किया? उन्होंने कहा हमारे पास तो लिखने के लिए पेन है, वही काफी है, हमें नहीं चाहिए स्वर्ण पेन। तो वो उन्होंने त्याग किया अपनी उस भावना का, लालच तो उनको भी आया होगा, तो उन्होंने पूरा पेपर किया और वो सफल हुए। तो इस कहानी में भी लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छे परिणाम की वार्ता है। और वह वार्ता एक उदाहरण से बताई, जैसे मैंने पेन से बताई, यहां पर स्वर्ण पक्ष काक, इसमें 3 शब्द, स्वर्ण पक्ष और काक मतलब सोने का, पक्ष मतलब पंखे, उड़ने के लिए जो पंखे होते हैं विंग्स, सोने के पंखे वाले, काक मतलब कौए के, माध्यमीन, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमीन, माध्यमीन में तृतीय अर्थात से, सोने के पंख वाले कौए के माध्यम से वर्णितोस्ति, वर्णितः धन अस्ति। यह कहानी सोने के पंखों वाले कौए के माध्यम से वर्णित की गई है। अब आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या है इस कहानी में? तो किसी भी कहानी की शुरुआत होती है एक बार की बात है। इस कहानी की शुरुआत भी वैसे ही है कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, ये कस्मिंश्चित् में 2 शब्द हैं, कस्मिन धन चित, इन दोनों की संधि हुई तो ये कस्मिंश्चित् बन गया। कस्मिन में जो ना है अंत में, आधा ना है, उसका बन गया अनुस्वार,
और आ शक्कर का वाला जो सा जिसे हम बोलते हैं सही भाषा में तालव्य शकार जो है वो वहां पर बीच में आगम हो गया है। और चित जब किसी शब्द में लग जाए तो इसका अर्थ निकलता है कि अनिश्चित है, कौन से स्थान या कौन सी बात। तो पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पहले किसी गांव में, कौन सा गांव, अनिश्चित है, किसी गांव में, ग्रामे किसी ग्रामे, एका निर्धना वृद्धा स्त्री, स्त्री थी, कैसी स्त्री, एका, निर्धना कुछ नहीं है, वृद्धा बूढ़ी हो गई है, चलने में भी दिक्कत है, तो ऐसी एक स्त्री रहती थी। अब ये एका की जगह एका, निर्धना की जगह निर्धना। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारी विशेषण किसके हैं, स्त्री के हैं, और स्त्री के विशेषण स्त्रीलिंग में ही होंगे, इसलिए एका ना होके एका, निर्धना ना होके निर्धना, वृद्धा ना होके वृद्धा। ठीक है, अगर यही स्त्री की जगह पुरुषा होता तो एका निर्धना वृद्धा पुरुषा ऐसा होता। तो ये तो समझ गए कि एक वृद्ध स्त्री गांव में न्यवसत, न्यवसत मतलब रहती थी, लंग लकार, तस्या, तस्या मतलब उसके, उसके मतलब किसके, तस्या वृद्धा, वृद्धाया, तो उस वृद्धा के एका, चा मतलब और उस वृद्धा की एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत, उस वृद्धा की एका दुहिता, एका दुहिता, दुहिता अर्थात पुत्री, द्विता का अर्थ एक अपेक्षा से और निकलता है जो दो लोगों का हित करे, दो कुलों का हित करे। जो पुत्रियां होती हैं वो जिस घर में जन्म होता है उसका भी भला करती हैं, और जहां उनका ब्याह होता है वहां भी वह सबके साथ मिलजुल कर रहकर सबका भला करती हैं, इसलिए उनका बोल दिया दुहिता, हित करने वाली। ये संस्कृत की अपेक्षा से नहीं, आप सामान्य से समझें इसे। तो एका दुहिता, दुहिता मतलब एक पुत्री थी, वो कैसी पुत्री थी, विनम्रा मतलब नम्र थी, और कैसी थी, मनोहरा मतलब मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, चासीत मतलब चाधन आसी, दीर्घ संधि हो गई, चा धन आशीत, तो दीर्घ संधि हो गई तो मिल गया चासीत। तो उनकी एक पुत्री थी, वो मनोहरा थी और विनम्र थी। एकदा मतलब एक बार की बात है, माता जो वृद्धा माता है वो स्थाल्याम, स्थाल्याम जो थाली होती है जिसमें आप भोजन करते हैं घर में, वो होती है थाली, और उसी में हम जैसे बोले सप्तमी विभक्ति का अर्थ निकालना है कि थाली में भोजन किया तो क्या हो जाएगा, स्थाली का स्थाल्याम। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान, तंडुलान में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है, अर्थ निकलेगा तंडुलान अर्थात चावलों को। तो एक बार माता स्थाल्याम, स्थाल्याम स्थाली में, तंडुलान चावलों को, द्वितीय विभक्ति में अर्थ निकलता है को, और जब बहुवचन हो तो को और, तो चावल को ना होकर के चावलों को, निक्षिप्य, निक्षिप्त में लेप प्रत्यय है, और जब किसी शब्द में लेप प्रत्यय लग जाए तो अर्थ निकलता है करके। आप ध्यान रखना, ये फिर से नहीं बताऊंगा मैं, जब किसी शब्द में लेप प्रत्यय लग जाए तो अर्थ निकलता है करके। तो चावलों को निक्षिप्त मतलब रख करके, पुत्री, पुत्री मतलब पुत्री को, पुत्री शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो हो जाएगा पुत्री, परंतु तंडुल शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो तंडुलम, और बहुवचन में तंडुलान होगा। ये समझने की बात है। तो पुत्री को आप तो ये समझ लीजिए, पुत्री मतलब पुत्री को, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति है। कम मतलब किसको, पुत्रीम, पुत्रीम आदिशत, थाली में चावल को रख करके पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया था, सूर्यातपे, कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, तो सूर्य की आतपे, इसमें दो शब्द हैं, सूर्य धन आतपे, सूर्य के अंत में आ और आतपे के प्रारंभ में भी आ, दोनों को मिला दिया। जैसे विद्या और आलय विद्यालय, पुस्तक और आलय पुस्तकालय, वैसे ही सूर्य धन आतप सूर्यातप, और सप्तमी विभक्ति लगा दी तो क्या हो गया, सूर्यातपे। तो सूर्य की धूप में तंडुलान, बिल्कुल इसके जैसे, चावलों को, फिर खगेभ्यो, खगेभ्यो पंचमी व्यक्ति बहुवचन, तो सूर्य की धूप में, आप सुखाने को रखते हैं कुछ, सूर्य की धूप में चावलों को, खगेभ्यो पंचमी व्यक्ति, खग मतलब होता है पक्षी, कैसे संस्कृत से बताते हैं, खा, खा अकेले का मतलब होता है आकाश, और गा मतलब होता है गच्छति, तो खग हो गया, जो आकाश में चलते हैं वो पक्षी हो गए। तो सूर्य की धूप में चावलों को, खगेभ्यो पंचमी विभक्ति है तो चावलों को
किससे रक्षा करो? पक्षियों से। रक्ष लूट लकार है, ऐसा आदेश दिया। किसने आदेश दिया? माता ने आदेश दिया, वृद्धा ने। किसको? कम। कम मतलब किसको? पुत्री। आगे क्या होता है? जब उसने आदेश दे दिया और वो तो चली गई, अभी पुत्री रक्षा कर रही चावलों की, पर वहीं पर अचानक से कुछ होता है। किंचित मतलब वही किंचित, थोड़े, कुछ निश्चित नहीं है, चित लग गया ना, किंचित, तो थोड़े कालाद अनंतरम, इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द तो है कालात, कालात, ठीक है, और दूसरा शब्द है अनंतरम। कालात में हो गई पंचमी और अनंतरम में दोनों को जोड़ दिया तो वहां पर व्यंजन संधि हुई तो कालाद अनंतरम बन गया। तो किंचित कालात अनंतरम मतलब कुछ समय के बाद। एको मतलब एकह, वही एकह का विसर्ग का वो बन गया। एकह विचित्र का कहा, विचित्र कौआ, सामान्य कौआ नहीं जो आप देखते हैं, विचित्र ही है, मतलब जो अजीब है, आश्चर्यचकित करने वाला। तो विचित्र का समुड्डीय, कौन सा प्रत्यय है? समुड्डीय में ले प्रत्यय। अर्थ क्या निकलेगा? करके। तो एक विचित्र कौआ उड़ करके तस्या समीपम, तस्या मतलब उस पुत्री के समीपम आगच्छत, उसके समीप आ गया था। कौआ नॉर्मल नहीं था, अजीब सा कौआ था जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं था। तो उस लड़की के पास वो आके बैठ गया और क्या हुआ देखते हैं आगे क्या है होता है। तो लिख रहे हैं नई तादृशः, इसमें भी दो शब्द हैं। संस्कृत की यही खासियत है, दो अलग अलग लोगों को मिला देती है। कैसे मिला देती है? जैसे हो सकता है कुछ लोग इस भाषा में बहस करें कि नहीं संस्कृत अच्छी है, कोई कहे हिंदी अच्छी है, कोई कहे इंग्लिश विदेशी भाषा है, परंतु संस्कृत के नाम पर हमारा पूरा देश एक है कि संस्कृत सभी देशवासियों की भाषा है। जैसे गुजराती के लिए गुजरात, हिंदी के लिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, अवधी के लिए यूपी, तमिलनाडु में तमिल, पर संस्कृत के लिए कोई नहीं कहता कि ये केवल तमिलनाडु की भाषा है या केवल उत्तर प्रदेश की भाषा है। ये तो पूरे प्रदेश की नहीं होकर के पूरे देश की भाषा है। तो वैसे यहां पर आज देखते हैं क्या है, संस्कृत की जो विशेषता है वही विशेषता व्यवहार में भी और शब्दों में भी है। दो शब्दों को एक साथ रख दिया इन्होंने और वो अच्छे से हैं भी। न एतादृशः मतलब न एतादृशः, न एतादृशः मतलब संधि हो गई वृद्धि संधि, न एतादृशः। तो ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं? स्वर्ण पक्षो, अब जो कौआ था काका था वो विचित्र था। कैसा विचित्र था उसकी बात बता रहे हैं। स्वर्ण पक्षो, वो कौआ जो था उसके पक्ष मतलब पंखे, विंग्स, सोने के थे। और रजत चंचू, रजत मतलब चांदी, चांदी की चंचू, चंचू चोंच, तो सोने के पंखे, चांदी की चोंच। नहीं तादृशा ऐसा दिखने वाला, कैसा दिखने वाला? सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण का कहा, सोने का कौआ। तया, तया में तृतीया विभक्ति है। सोने का कौआ, तया मतलब कया, उस लड़की के द्वारा। पूर्वम दृष्टा पहले देखा गया, ना आगे लिख दिया, ना एतादृशा ऐसा सोने के पंख चांदी की चोंच वाला कौआ, स्वर्ण कौआ, पूर्वम दृष्टा पहले नहीं देखा था। अब वो आ गया तो केवल हाय हेलो करने तो आया नहीं था, हाय बेटी मैं सोने का कौआ आपसे बात करने आया हूं, नहीं, किस काम से आया था देखते हैं। तो वो आया था तम चावलों को खाने के लिए। तम तंडुलान खादंतम, कम उस कौवे को, तम में उसको, उसको तंडुलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, उसको चावलों को, खादंतम हसंतम च खाता हुआ और हंसता हुआ, इसमें सत्री प्रत्यय है और द्वितीय विभक्ति है। ये जब मैं आपको डिटेल में व्याकरण पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि सत्री होता है, विभक्ति कैसे होती है। अभी भाव समझें और ये समझें कि यह प्रत्यय लगने से क्या अर्थ निकलता है। तो खादंतम में खादन का खादंतम बना और अर्थ निकला वो खाते हुए को, उसको चावलों को, खाते हुए को, हसंतम और हंसते हुए को, मतलब चावल भी खा रहा है और हंस भी रहा है। तो चावल खाते हुए को, हंसते हुए को, विलोक्य, विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। तो हंसता हुआ देख करके बालिका, बालिका मतलब कौन? वही लड़की, दुहिता, बालिका रोदितुम, ये लिखा रोदितुम आरब्धा, दो शब्द यहां पर फिर से मिला दिए, रोदितुम धन आरब्धा,
आधा माँ में आ मिला दिया तो मारब्धा हो गया। तो रोदितुम आरब्धा तक रोना शुरू कर दिया। ये रोना शुरू किसने कर दिया? उस बालिका ने। आगे क्या होता है देखते हैं। जब रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली तम निवारयंती, तम मतलब उसको मतलब किसको? कौए को। अब यहां तम का मतलब बालिका क्यों नहीं निकल सकता सर? बालिका की ही तो बात हो रही है, कौआ का कहां से आ गया अचानक से? तम का मतलब ये पुल्लिंग का तम है। अगर बालिका के लिए होता ना बेटे तो स्त्री की बालिका है तो उसका होता ताम, पर यहां पर तम लिखा है, इसका मतलब कौआ। तो तम निवारयंती, तम मतलब उस कौए को निवारयंती दूर करते हुए, निवारयंती सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। कहा प्रार्थयत? सा प्रार्थयत, वो लड़की ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रार्थना देखो कितने प्यार से बोल रही है, उसके चावल खाने के बावजूद भी लड़ नहीं रही। तो बोले तंडुलान मां भक्षय, कौए से बोला तंडुलान मां भक्षय, मत खाओ इन चावल को लोट लगा। मदीया माता अतीब निर्धना वर्तते, मेरी माता अतीब निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत निर्धन है, गरीब है। तो फिर क्या होता है? तो स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाला काका प्रोवाच, कौआ बोला। अब आप बात समझिएगा कि सोने के कौआ जो था वो बोलता भी था। वह बोला, क्या बोला? मां सुचह, शोक मत करो, सूर्योदया, देखो ये सूर्य बना पहाड़ में, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात प्राक मतलब सूर्य के उदय से प्राक, तीन शब्द हैं, सूर्य, उदय और प्राक। सूर्य धन उदय, जैसे परधन उपकार परोपकार, ऐसे ही सूर्य धन उदय सूर्योदय। तो सूर्योदयात पंचमी व्यक्ति, प्राक मतलब पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद जैसे सूर्योदयात में पंचमी, ऐसे ही ग्रामाद में भी पंचमी। तो सूर्योदय से पहले ग्रामाद बही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम, क्या लिखा है? पिप्पल वृक्ष धन अनु, वृक्षम धन अनु ऐसा शब्द था। तो पिप्पल के वृक्ष के अनु मतलब पीछे, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम, त्वया मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम मतलब आना चाहिए। तो तुम्हें पिप्पल वृक्ष के नीचे आना चाहिए। ऐसा कैसे? एक तो मेरा चावल खा रहा है, मना कर रहे हैं, तो एक काम करो, चिंता मत करो, मेरे घर में पीपल के वृक्ष के पीछे आना। ऐसा होता है क्या? पर फिर भी सोने का कौआ है, विचित्र बात होगी। और क्या बोला उसने? अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम चावल का मूल्य दास्यामी दूंगा, ऐसा उसने कहा। आगे क्या होता है? जब लड़की ने सुना कि ये कौआ तो इतना प्यारा है, ऐसे कह रहे मूल्य दूंगा, और मान भी गए मेरी बात। तो प्रहर्षिता बालिका, जो लड़की थी वो कैसी होगी? प्रहर्षिता, बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि, अलग अलग करो, निद्राम धन अपि, निद्रा को भी ना लेभे, नहीं लिया। तो उस हंसती हुई बालिका ने निद्रा भी नहीं ली, मतलब उसे नींद भी नहीं आई कि कल मुझे मेरे चावल का पैसा मिलेगा। आगे क्या होता है? कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि शाम को उसकी दादी आई होगी, मां आई होगी, वृद्धा आई होगी, तो उसने उसको गुस्सा किया होगा। हो सकता है किया भी हो, पर देखते हैं यहां पर क्या होता है। सूर्योदयात पूर्वमेव, कितने शब्द हो गए? 4 शब्द। सूर्य उदय पूर्व धन, पूर्वम धन एव, तो सूर्योदय से पूर्व में, पहले ही, क्योंकि उसने कहा था सूर्योदय से प्राक, सूर्योदय से पहले भी, सा मतलब का वह लड़की, तत्रोपस्थिता, तत्र धन उपस्थिता, इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो बन गया तत्रोपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई। कहां पर? पिप्पल वृक्ष मानु। और वृक्षस्योपरि, जिस वृक्ष के पीछे वह पहुंची उसमें वृक्षस्य धन उपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, दोनों को मिला दिया ना, वृक्षस्य उपरि, षष्ठी व्यक्ति, वृक्षस्योपरि विलोक्य, देख करके, साचा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई वृक्ष के ऊपर देख करके। क्यों हो गई भाई आश्चर्यचकित? देखते हैं क्या है। यह तो तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहां पर वृक्ष के ऊपर तो स्वर्णमया प्रासादो वर्तते, सोने वाला प्रासाद मतलब भवन था, महल था। प्रासाद मतलब महल, वर्तते मतलब था, प्रसाद नहीं, प्रासाद, बड़ा प्रा है। तो वहां पर आश्चर्यचकित कोई क्यों हुई? क्योंकि वहां पर सोने का महल था। आगे क्या होते देखते हैं। यदा काका, अभी तो कौआ सो ही रहा था और ये पहुंच गई, तो यदा काका शयित्वा, यहां पर है कित्वा प्रत्यय,
कित्वा प्रत्यय का अर्थ निकलता है करके, जैसे लेप का अर्थ है वैसे ही कित्वा। कित्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय भाई भाई हैं, दोनों का अर्थ करके निकलता है, पर कहीं कित्वा लगता है कहीं लगता है लेप। अंतर दोनों में इतना है, लेप प्रत्यय वहां लगता है जी, दोनों प्रत्यय क्रिया में ही लगते हैं, धातु में लगते हैं। बस लेप प्रत्यय जब धातु के आगे उपसर्ग आ जाए तो लेप लगाते हैं, और उपसर्ग ना हो तो कित्वा लगाते हैं। यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है। तो जब कौआ सहित्वा मतलब सो करके, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब जागा। जैसे जब कोई व्यक्ति सो रहा होता तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, पर जब जागा होता तो वो बुद्धि से सहित होता है, ज्ञान उसका काम कर रहा होता। तो ऐसे ही कहा, जब वो सो करके प्रबुद्धा मतलब प्रबुद्ध हो गया, उठ गया, नींद खुल गई, तदा तीन, तब तीन मतलब उस कौए के द्वारा, तृतीय व्यक्ति, तब उस कौए के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम, गवाक्षात तो सोने की गवाक्षात, गवाक्षात ये मैं देख रहा हूं, ये गवाक्षात खिड़की, गवाक्षात मतलब खिड़की, तो सोने के गवाक्ष, गवाक्ष मतलब खिड़की, परंतु उसमें पंचमी व्यक्ति करे तो हो गया गवाक्षात। तो सोने की खिड़की से कथितम मतलब कहा, किसने कहा सोने की खिड़की से? उस कौवे ने। हम हो वाले उसके साथ और क्या होता है, ये सब हम अगले पार्ट में जानेंगे, आगे के पार्ट में देखेंगे क्या होता है। परंतु आज इस अध्याय में जो व्याकरण आई है उसको थोड़ा 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर राम के रूप दिख रहे होंगे, इस राम के रूप को देखो और इसकी विभक्तियां देखो। प्रथमा में कैसा लिखा राम, द्वितीय में कैसा लिखा, तृतीया में कैसा लिखा, फिर जो विभक्ति लगी है ना बेटे, उस विभक्ति के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। ये इसलिए बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।